हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स, आपका इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इसके साथ आर और साथ में आपको जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स को। बाकी इससे पहले आपको हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इसके अलावा इन्वायरमेंट की, ये सब चीज़ें हैं जो वीडियो आपको मिल चुकी हैं। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कम समय में। अब देखिए, इकोनॉमिक्स की परिभाषा देखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, हमें पता ही है। अब देखिए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एडम कीन्स को देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक है जो कि कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब देखिए, इकोनॉमिक्स के प्रकार कितने होते हैं, तो एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों के बारे में। अब माइक्रो में क्या हो जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का है जो कि अध्ययन किया जाता है। ठीक, एडम स्मिथ की बुक ध्यान दीजिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, 1776 में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्रक की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता ही है कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, दो क्षेत्र और होते हैं, चतुर्थक और पंचक। ठीक है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, उत्खनन, ये आपके प्राकृतिक संसाधनों से चीजें निकलती हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्रियल चीजें हैं जो कि आती हैं, जैसे आपके औद्योगिक गतिविधियां जो होती हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, विनिर्माण हो गया, गैस हो गया, विद्युत आपूर्तियां हो गई, जैसे आप औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी चीजें हैं, तो ये आपको द्वितीय क्षेत्र से संबंधित। अब देखिए, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में जो सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग हो गया, रियल इस्टेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, तो ये सेवा क्षेत्र जो है आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। चतुर्थ क्षेत्र में ध्यान दीजिए, एजुकेशन, डिस्कवरी, और आपका क्या आता है, अनुसंधान। ठीक है, रिसर्च। ठीक है, ये सब चीजें चतुर्थक में आती हैं। पंचम में क्या आता है, तो देखिए, पांचवें में उच्च किस्म की सेवाएं, जैसे आपको उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार आदि आपके पंचम श्रेणी के हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखिए, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनका एग्जाम्पल है, पूंजीवाद में आपका यूएसए आता है, समाजवादी में आप चाइना को रख सकते हैं, चाइना हो गया, रूस हो गया। हालांकि अब तो देखिए, ये भी पूरी तरह से समाजवादी नहीं रह गए हैं, क्योंकि यहाँ भी प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, एक क्यूबा देश है जो आपका समाजवादी प्रकार का है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका इंडिया फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्पादन और वितरण साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की हो गई। इसका देखिए, उत्पादन और वितरण साधनों पर राज्य का यानी स्टेट का स्वामित्व होता है, जैसे आपका क्यूबा हो गया, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था होगी, चाइना और रशिया भी आपके आंशिक तौर पर इसी अर्थव्यवस्था के अंतर माने जाते हैं। बाकी देखिए, चाइना को मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है जो कि मौजूद होती है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक, देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका। ठीक है, ये आपका है इकोनॉमिक समृद्धि। तो इसे हम क्या कहेंगे, आप बताइए इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे। ठीक है, विकास तो डेवलपमेंट से हो गया, और आर्थिक समृद्धि। तो देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है, इसके भी इंग्लिश में ध्यान आ रही है, आप बताइएगा यदि कमेंट बॉक्स में आपको जानकारी हो। तो देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, जो समृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है, मात्रा के आधार पर होती है, जैसे जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, आर्थिक विकास क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास लोगों के जीवन से संबंधित होता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो लोगों का जीवन है उसमें क्या सुधार हो रहे हैं, उनमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन यदि दिखता है आपको, तो इसे हम आर्थिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। इसके संकेतक ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसके अलावा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो होती है। ठीक, अब देखिए, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो प्रतिपादक कौन थे, तो महबूब उल हुक थे। महबूब उल हक, ये आपके पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। जारी करता है ये एचडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है, ध्यान दीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि इसे जारी करता है।
देखिए आयाम, इसके कौन कौन से आयाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 आयामों पर ये इंडेक्स आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर ध्यान दीजिएगा। संकेतक की बात करें, देखिए संकेतक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो 4 प्रकार के इंडिकेटर हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कितने समय तक वो जीवित रहते हैं जन्म के समय। स्किल, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सर्वप्रथम जारी कब किया गया था, ध्यान दीजिएगा वर्ष 1990 में है जो कि जारी किया गया था। ठीक। अब देखिए एस डी आई 2021-22, तो आप इसे देखिए छोड़ सकते हैं, बस ये आपको ध्यान देना है। एस डी आई इंडेक्स जो आपका 2023 में है, आप बताइए इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग रैंकिंग बताइए, 2024 का भी आपका आ गया होगा तो उसे भी आप बता सकते हैं। अब देखिए भारत में नियोजन का स्थान, इतिहास क्या है, तो नियोजन यानी प्लानिंग का। तो देखिए भारत में नियोजन के पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, में 10 वर्षीय योजना है जो कि इन्होंने प्रस्तुत की थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा 1938 में किया गया था। गठन करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू जी को। इसका देखिए बॉम्बे प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, ये 1944 में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतकर्ता में देखिए कौन कौन थे, जी डी बिरला जी, जी आर डी टाटा जी, कस्तूरी भाई और आपके लाल भाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए गांधीवादी योजना नियोजन के अंतर्गत ही आती है, तो गांधीवादी योजना आपके कब आती है, तो 1944 में। और किसने इसे प्रस्तुत किया था, ध्यान दीजिएगा श्रीमन नारायण जी। इसके बाद देखिए जनवादी योजना आती है, 1945 में आती है, और एम एन रॉय के द्वारा ये आती है। ठीक है। सर्वोदय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वोदय योजना आपकी 1905 में आती है, और प्रस्तुतकर्ता कौन थे, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी। अब देखिए राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगित है। गठन कब हुआ था, 1946 में। इसी की सिफारिश पर योजना आयोग जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसका गठन किया गया था। ठीक। अब देखिए योजना आयोग को देख लेते हैं, तो योजना आयोग का गठन ध्यान दीजिएगा 15 मार्च 1950 में हुआ था। गठन संविधान इतर संस्था, यानी संविधान से इतर यानी संवैधानिक संस्था नहीं थी, ये एक कार्य यानी आदेश दिया गया था सरकार के द्वारा और ये आयोग बन गया था। तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। 2014 में भंग कर दिया जाता है और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से क्या आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम उपाध्यक्ष ध्यान दीजिएगा गुलजारी लाल नंदा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें, तो राष्ट्रीय आय की गणना ध्यान दीजिएगा सीएसओ के द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस्टिक। एनएसएसओ जो है, जो होता है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ये इस कार्य में सीएसओ की मदद करता है। ठीक है। सीएसओ की स्थापना ध्यान दीजिएगा 1951 में होती है। वर्ष 2019 में, ये ध्यान दीजिएगा 2019 में सीएसओ एवं एनएसएसओ का विलय करके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, इसका स्थापना कर दी गई थी। यानी सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बना दिया गया था। ठीक। वर्तमान में 2015 से राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष कौन सा रखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा 2011-12 आधार वर्ष है आपका। ठीक। अब भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में, जो कि लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। कौन कौन से हैं, तो इनकी बात करूँ तो एक तो उत्पादन विधि है, इसके अलावा आय विधि है और व्यय विधि है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन देख लेते हैं, तो ये देखिए जिनको मैं टिक कर रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान देना है। पहली योजना अवधि जो थी पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है। इसमें देखिए लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, प्राप्ति होती 3.6% की। तो ये ध्यान दीजिएगा ये कृषि पर आधारित थी। ठीक। दूसरी 1956 से 1961, ये आपके हैवी इंडस्ट्री से संबंधित थी, हैवी उद्योग को स्थापित करने के लिए, यानी भारी उद्योगों से संबंधित थी। इसके बाद देखिए ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है, जिसमें कृषि और उद्योग है जो कि मुख्य उद्देश्य था इसका। इसको देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश आ जाता है आपको 1966 से 1969 तक। ठीक। क्योंकि इसी समय आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, उसके अलावा चाइना से भी युद्ध हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण से 1966-69 में योजना अवकाश आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए पांचवी ध्यान दीजिएगा 1974 से 1978 के मध्य में थी।
इसमें देखिए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, ठीक है, पांचवी में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका रोलिंग प्लान आ जाता है। रोलिंग प्लान क्यों आ जाता है? क्योंकि इसी समय आपके मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो इसे पंचवर्षीय योजनाओं को हटाकर अनावृत योजना यानी रोलिंग प्लान यानी एक वर्ष की योजनाएं लागू करते हैं, ठीक। पांचवी व छठवीं ध्यान दीजिएगा 1980 से 1985, इसमें देखिए गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही जाती है, ठीक। इसके बाद देखिए ये आपका आ जाता है योजना अवकाश 1990 से 1997 के मध्य में, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, ठीक। इसके बाद बात करें और कौन से इंपॉर्टेंट, तो लास्ट आप ध्यान दे सकते हैं 12वीं 2012-2017 में थी, तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास की बात इसमें कही गई थी, ठीक। अब देखिए नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना मैंने बताया आपको 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका फुल नाम जरूर ध्यान दीजिएगा नीति आयोग का, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा होता है, यानी एक गैर संवैधानिक संस्था थी। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो ध्यान दीजिएगा अरविंद पनगड़िया थे, जो कि वर्तमान में आपके फाइनेंस कमीशन जो है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। बताइए कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन की स्थापना भी की गई है, ठीक है, जिसके ये अध्यक्ष है। देश का प्रमुख थिंक टैंक है ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए संरचना की बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो इसके अध्यक्ष देखिए भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जिस तरह योजना आयोग के होते थे। उपाध्यक्ष ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है। शासित परिषद जो होती है, इसमें देखिए सभी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक है जो कि इसमें शामिल हो जाते हैं। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो अधिकतम 5 होते हैं, अंशकालिक सदस्य में अधिकतम संख्या 2 होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इसका होता है। बताइए मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है इसका? भारत को देखिए बांटा गया है कितने चीजों में, तो देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों की बात करें तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, और पारिस्थितिक क्षेत्रों की बात करें तो कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में 20 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में, अब 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में है, जो कि भारत को बांटा गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति की बात करें तो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसने किया था? तो ध्यान दीजिए विलियम गाय। और इसके जनक की बात करें, देखिए विश्व में इसके जनक कौन थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, जो कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, और मैक्सिको में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। अब भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को इसका जनक कहा जाता है, ठीक है, हरित क्रांति का। भारत में प्रारंभिक क्षेत्र आपके हरित क्रांति के कौन से? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी था। भारत में शुरुआत कब होती है? 1966 1967 में होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके प्रमुख घटक की बात करें तो देखिए उन्नत बीज थे, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधा थी। अब देखिए हरित क्रांति के अगर हम बात करें प्रभाव की, तो कुछ तो सकारात्मक प्रभाव पड़े और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव तो कौन कौन से थे? एक तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए, गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। नकारात्मक क्या हुआ? इससे हुआ क्या कि देखिए अत्यधिक जल का दोहन किया जाने लगा। जैसे कि आप देखें पंजाब में अगर आप देखेंगे ना, तो उतना अच्छा चावल के लिए नहीं माना जाता, लेकिन वहां पर चावल के लिए है तो, लेकिन आवश्यकता से अधिक जब वहाँ चावल उगाने जाने लगे, जिससे क्या होला इरिगेशन बहुत ज्यादा होने लगा। सिंचाई के लिए लोग जो भूजल है उसे बहुत ज्यादा हैंडपंपों के माध्यम से और जो आपके पंप सेट वगैरह हैं इनके सबके माध्यम से बहुत भयंकर भूजल का दोहन किया जा रहा है। आप देखेंगे उत्तर भारत में हर जगह भूमि जल का दोहन बहुत ही भयंकर होता है, ठीक है। मृदा लवणता में इससे वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक या दो फसल ही आप लगातार यदि पूरे साल उगाएंगे तो उससे आपका मृदा लवणता में तो वृद्धि होगी ही। इसके बाद कृषि प्रतिरूप में बदलाव हो जाता है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न जो था उसमें बदलाव हो जाता है, क्योंकि देखिए कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर वो फसल उपयुक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर फायदा हो रहा था, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, तो उसी फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाने के लोग प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण से क्रॉप पैटर्न में भी बदलाव हुआ। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसका शुभारंभ ध्यान दीजिएगा 1970 में होता है। इसके जनक ध्यान दीजिएगा वर्गीज कुरियन थे। और शुभारंभ स्थल क्या है? तो ये आनंद गुजरात में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक। अब बात करते हैं देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति प्रतिवर्ष कुल
23 फसलों में है जो कि एमएसपी घोषित करती है, जिसमें 7 जो है आपकी खाद्यान्न फसलें आती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 7 जो है खाद्यान्न फसलें आती हैं, 7 तिलहनी फसलें आती हैं, 5 दलहनी और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं आपकी आती हैं। चीज आपको ध्यान देना, देखिए वाणिज्यिक फसल में आपको गन्ना, कपास, कच्चा जूट और नारियल आदि सब होते हैं, ठीक। 7 खाद्यान्न, 7 तिलहनी, 5 दलहनी और 4 वाणिज्यिक फसलें। फसलों पर न्यूनतम मूल्य समर्थन जो आपका है एमएसपी जो है, इसकी सिफारिश कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, सीएससीपी की स्थापना जनवरी 1965 में होती है। 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया जाता है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, तो कृषि मूल्य आयोग था, ठीक है। 1965 में स्थापना होती है, 1985 में इसका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नाम कर दिया जाता है। यह किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मुख्यालय आपका इसका नई दिल्ली में है। अब देख लिए भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियां देख लेते, तो हरित क्रांति देखिए खाद्यान्न संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति ध्यान दीजिएगा प्याज, झींगा मछली, औषधि और फार्मास्यूटिकल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद फसल उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति ध्यान दीजिएगा रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। पीत या पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, हरित सोना बांस उत्पादन से, मूक क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से, बादामी क्रांति ध्यान दीजिए मसाला उत्पादन से संबंधित थी। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो माइक्रो इंडस्ट्री में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो माइक्रो में ध्यान दीजिएगा एमएसई मंत्रालय की बात हो रही है, एमएसई जो इंडस्ट्री है उसकी बात हो रही है। देखिए जो माइक्रो होता है इसमें देखिए निवेश 1 करोड़ रुपए तक होना चाहिए और आपका वार्षिक टर्नओवर ध्यान दीजिएगा ये 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल इंडस्ट्री में आपको देखिए निवेश 1 से 10 करोड़ के मध्य में होना चाहिए, टर्नओवर की बात करें तो 5 से 50 करोड़ के आसपास। मीडियम इंडस्ट्री की बात करें देखिए निवेश 10 से 50 करोड़ के मध्य होना चाहिए और टर्नओवर वार्षिक जो होता है 50 से 250 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ठीक। देखिए महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों की बात करें तो देखिए ये संख्या बदलती रहती है, ठीक है। महारत्न कंपनी आपकी कुल यहाँ पर 12 दिखा है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है 13 हो गई। आप बताइए 13वां कौन था, या 13वां ये तो लेटेस्ट कौन सा था। नवरत्न कंपनी 12 है, मिनीरत्न कंपनी आपकी 74 है, ये बदलती भी रहती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट आपकी महारत्न कंपनियां हैं यहाँ पर, हाँ ऑयल इंडिया लिमिटेड भी आपकी हो गई है, ठीक है, 13वें नंबर की। तो देखिए लास्ट के आप ध्यान दे सकते हैं, एनटीपीसी देखिए 1975 में बनती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए लास्ट की ध्यान दे लीजिए, आरईसी ये आपकी देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आरईसीएल, तो ये आपका देखिए बन गई है। इसके पहले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनती है, इसके पहले पीजीसीआईएल बनती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थान और उनके स्थापना और मोस्ट इंपॉर्टेंट यारो और आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड यानी आईएफसीआई की बात करें तो आईएफसीआई की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आईसीआईसीआई की बात करें तो 1955 में होती है। इसके बाद आईडीबीआई की बात करें तो 1964 में होती है। देखिए आईएफसीआई की 1948, आईसीआईसीआई की 1955, आईडीबीआई की 1964। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय आवास बैंक ध्यान दीजिएगा 1988 और सिडबी की ध्यान दीजिएगा 1990, ठीक है, सिडबी। अब बात करें हम नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1982 में, ठीक। अब देखिए फेरा एक्ट जो है आपको 1973 को 1 जनवरी 1974 से लागू किया जाता है। इसके अलावा फेमा जो एक्ट है, फेमा एक्ट 1999 को सन 2000 से लागू कराया जाता है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन, तो ये 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, जिसमें आपके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। इसके बाद रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर 2016-17 के बजट से योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था, ठीक। अब देखिए जीएसटी की बात करें, जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। और लागू कब से किया गया, 2016 में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से।
एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स के उद्देश्य से लागू किया गया था, ठीक। अब देखिए जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन 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 से हैं, तो इसके अंतर्गत देखिए राज्य का वैट जो आता है ये भी शामिल है, मनोरंजन कर भी ये शामिल है, प्रवेश कर आपका शामिल है, विलासिता कर भी शामिल है, लॉटरी सट्टेबाजी जुए पर कर ये भी चीज शामिल है, क्रय कर, विज्ञापन कर ये सब चीजें शामिल है। यहाँ पर कौन से जीएसटी में देखिए कौन कौन सी चीजें जो कि शामिल नहीं है, तो एक तो पेट्रोल डीजल के दाम आपके शामिल नहीं है इसमें, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जीएसटी परिषद की अब बात कर लेते हैं, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए में इसका उल्लेख है। अध्यक्ष कौन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्री के बीच से निर्वाचित किया जाता है। इसके सदस्यों की बात करें कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, ध्यान दीजिए, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। गणपूर्ति की बात करें, कोरम कुल सदस्यों का 50% होना जरूरी है। वोटिंग पावर की बात करें तो केंद्र सरकार के पास 1/3 है जो कि पावर होती है, और राज्य सरकार के पास 2/3 पावर होती है, ठीक है। निर्णय हमेशा 3/4 यानी 3/4 के और बहुमत से होती है, ठीक है। अब देखिए जीएसटी की दायरे की बात करें तो 1 2 3 4, कहीं कहीं 4 स्लैब मानता है, कहीं कहीं 0 को भी वो मान लेता है एक स्लैब, तो 5 स्लैब हो जाती हैं, ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। आप इसे 4 स्लैब भी कह सकते हैं, 5 स्लैब भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आपका आयोग क्या मानता है इसका आंसर। वैट की बात करें, वैल्यू एडेड टैक्स की, तो देखिए ये आपका पूरा नाम हो गया। इसकी सिफारिश किसने की थी, ध्यान दीजिए, 1991 में चलाइया समिति के द्वारा 1 अप्रैल 2005 को लागू किया जाता है। लागू करने वाले प्रथम राज्य, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा था। लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश था जनवरी 2008 में, और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये चीज भी आपको पता होगी। आरबीआई की शाख नियंत्रण की विधियां, क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो देखिए, बैंक दर के माध्यम से, रेपो दर के माध्यम से, रिवर्स रेपो दर के माध्यम से, सीआरआर, करंट रिजर्व रेशियो, या तो आपका एसएलआर, तो वैधानिक तरलता अनुपात के माध्यम से शाख नियंत्रण को ये कंट्रोल कर सकता है, कौन, आरबीआई। देखिए बैंक दर क्या होता है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, तो ये आपको क्या है, बैंक दर कहलाता है। वह ब्याज दर जिसे पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, तो ये आपको रेपो दर कहलाता है। रिवर्स रेपो दर क्या है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं, ठीक है। और एसएलआर तो आपका ये हो गया, वैधानिक तरलता अनुपातिक। अब देखिए बैंकिंग के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत में स्थापित प्रथम बैंक आपका क्या था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 में कोलकाता में। प्रेसिडेंसी बैंकों की बात कर लेते हैं, देखिए बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। अब बैंक ऑफ मद्रास कौन सा था, तो आपका 1843 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर देते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जुलाई 1955 में होता है। इसका नाम एसबीआई रख दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। भारत द्वारा संचालित पहला बैंक आपका अवध कमर्शियल बैंक था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, 1881 में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट क्या है, पूर्ण रूप से आपका पहला भारतीय बैंक क्या था, तो पंजाब नेशनल बैंक था, 1894 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये, उनके प्रयासों से ही ये भारतीय बैंक बना था, पहला जो था 1894 में, ठीक है। पहला बैंक आपका भारतीयों द्वारा संचालित कौन सा, तो अवध कमर्शियल बैंक 1881, ये मैंने बता दिया आपको जैसे। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुई थी, और ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। और इसकी स्थापना की ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ, और ये एक्ट कौन सा था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक। मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बात करें, देखिए प्रथम गवर्नर जनरल ओसबोर्न स्मिथ थे, ये चीज आपको जरूरत नहीं, बाकी यहाँ पाकिस्तान के बारे में याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया 30 जून 1948 तक है, यही आरबीआई इसका केंद्रीय बैंक के रूप में था। इसके बाद आपको पता है कि इनका विभाजन हो जाता है, तो पाकिस्तान का अलग केंद्रीय बैंक बन जाता है। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, ठीक।
अब देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में होता है। पहला कब होता है तो 19 जुलाई 1969 को होता है। इस पे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। दूसरा 15 अप्रैल 1980 को होता है। इस पे 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ये आपको क्वेश्चन बन चुका है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बंधन बैंक की बात करें, देखिए मुख्यालय कोलकाता में है, 2001 में स्थापित होता है। भारतीय महिला बैंक, ध्यान दीजिएगा, 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना होती है और इसका एसबीआई में विलय कर दिया जाता है कब, 1 अप्रैल 2017 को। ये चीज आपको ध्यान देना भारतीय महिला बैंक के बारे में। अब देखिए बैंकों का विलय हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ध्यान देना है, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में हो जाता है, ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका किसका विलय है, तो विजया बैंक और देना बैंक का है। इसके बाद देखिए पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से मर्ज हो गए हैं, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। इसके बाद बात करें, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो का हो गया है, आंध्रा बैंक का और कॉर्पोरेशन बैंक का, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक जो पहले था, ये अब केनरा बैंक के अंतर्गत ही आता है, ठीक। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हैं, तो टोटल 12 हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब भारत का सबसे बड़ा बैंक नॉर्मल सबको पता है एसबीआई है, दूसरे नंबर पर आपका पीएनबी है और तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक एसबीआई था। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक, ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं भारतीय बैंक और स्थापना इनकी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, एसबीआई की 1 जुलाई 1955 को, ठीक। पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान दीजिएगा, 1894 में स्थापित होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 को। इसके अलावा देखिए नाबार्ड के ध्यान दीजिएगा 12 जुलाई 1982 को, और समिति कौन सी, तो शिव रमन समिति थी जिसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आरआरबी ध्यान दीजिएगा आपका रीजनल रूरल बैंक, ये 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। इसके बाद एग्जिम बैंक भी ध्यान दीजिएगा, ये 1982 में स्थापित होता है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1994 में स्थापित होता है। एचडीएफसी की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994 में स्थापित होता है, दोनों दोनों प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक 1993 में बनता है, ठीक है। अब देखिए राजकोषीय नीति की बात करें, देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल राजस्व प्राप्तियां, जो राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं वो, और साथ में कुल गैर गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, तो ये आपका राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। इनको डिटेल से मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा, बाकी आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक। ये इसी को हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कम होगा उतना देश के लिए अच्छा होता है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट की बात करें तो राजकोषीय घाटा में आप ब्याज जो हम देते हैं उसको घटा देंगे तो आपका प्राथमिक घाटा निकल आएगा। राजस्व घाटा की बात करें तो कुल राजस्व व्यय जो होता है उसमें कुल राजस्व इनकम जो होती है उसे घटा दीजिए तो आपका क्या निकल आएगा, राजस्व घाटा निकल आएगा। इफेक्टिव फाइनेंशियल डिफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अब कई एग्जाम में पूछा जाने लगा है तो इसे भी ध्यान दीजिए। इसमें राजस्व घाटा में आपको क्या घटाना है, तो राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसे आप घटा देंगे तो ये प्रभावी राजस्व घाटा निकल आएगा। बजटीय घाटा की बात करें तो बजट डिफिसिट, तो कुल व्यय में कुल प्राप्तियां घटा दीजिए तो ये बजट घाटा निकल आएगा, ठीक। अब देखिए बजट के बारे में कुछ चीजें हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए आय व्यय के विस्तृत विवरण को हम बजट कहते हैं। अब भारत के संविधान में देखिए बजट का उल्लेख नहीं है बल्कि बजट को हम वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, के रूप में जानते हैं अनुच्छेद 112 में, ठीक। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय, नीति आयोग व कायक की सहायता से करते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब वित्त मंत्रालय के द्वारा सामान्यतः इसे तैयार किया जाता है। बजट का वित्तीय वर्ष ध्यान दीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ पारित होता है, पार्लियामेंट में आपका पारित होता है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने कब पेश किए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा, 1860 में, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के षणमुखम चेट्टी थे जिन्होंने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक। अब तक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 10 बार मोरारजी देसाई जी के द्वारा पेश किया गया है। एकवर्ष समिति के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसकी सिफारिशों के आधार पर 1924 से आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश करने की परंपरा स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 2017 में जब मोदी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने रेल बजट को आम बजट के साथ पुनः मिलन कर दिया, यानी इनको मिला दिया, ठीक है। अब देखिए मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं। तो देखिए वस्तु और सेवाओं की कीमतों में निरंतर जो वृद्धि होती रहती है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। देश के लिए मुद्रास्फीति भी जरूरी हो लेकिन हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है।
देखिए, मुद्रास्फीति के मापने के दो तरीके हैं। एक तो आपका है डब्ल्यूपीआई, जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और दूसरा है सीपीआई। सीपीआई आम जनता से संबंधित होता है, डब्ल्यूपीआई आपका ये थोक विक्रेताओं से संबंधित होता है, जो थोक में चीजें आती हैं। डब्ल्यूपीआई की बात करें तो यह सूचकांक जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग के द्वारा आर्थिक सलाहकार कार्यक्रम कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा जारी किया, तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में 2017 से इसी सूचकांक के गणना के लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसमें लगभग कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो 697 वस्तुएं हैं जो कि डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत आती हैं, जिसमें देखिए प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं, तो 117 हैं, और ईंधन और ऊर्जा के 16 वस्तुएं हैं, और विनिर्मित उत्पाद आपके 564 हैं, यानी विनिर्मित उत्पाद सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राथमिक वस्तु, फिर आपकी ईंधन और ऊर्जा। अब देखिए सीपीआई की बात करें तो सीपीआई ये आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है, एनएसओ के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है, जो फुटकर में चीजें बिकती हैं, जैसे इसमें इसके अंतर्गत मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाएं शामिल की जाती हैं, जो कि आम लोगों से डायरेक्टली संपर्क में होती हैं। ठीक है, सीपीआई के अंतर्गत देखिए तीन अलग अलग सूचकांक होते हैं। एक तो सीपीआई आर जो आपको रूरल के लिए है, सीपीआई अर्बन जो शहरी क्षेत्रों के लिए है, और सीपीआई सी जो है ये संयुक्त रूप से होता है। तो सीपीआई फरवरी 2011 में जारी किया जाता है, जिसमें वर्ष 2012 को आधार वर्ष बनाया गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिक और आपके ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आपका कार्य करता है। ठीक, भारत में मुद्रास्फीति का मापन डब्ल्यूपीआई के आधार पर किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और विकसित देशों में मुद्रास्फीति का जो मापन किया जाता है वो सीपीआई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए गरीबी की बात कर लेते हैं, तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान एनएसएसओ के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गया है, इसके द्वारा उपभोग व्यय स्तर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आपकी कितनी है, तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन आपको होना चाहिए शहरी क्षेत्रों में। यही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन आपका ये गरीबी की रेखा निर्धारित की जाती है। यदि इससे कम है तो ये गरीबी की रेखा के नीचे आएंगे। इसके बाद अलग समिति है जिन्होंने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। तो अलग समिति के बारे में ध्यान दीजिएगा, मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारण किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हो तो हाशिम समिति है जो कि गठित की गई थी, और इसकी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में आती है। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति है, 2004-5 में आती है, इसे ध्यान दीजिएगा, यह न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी पर विचार करता है। इसके बाद तेंदुलकर समिति आपकी 2011-12 में बनती है। इसके अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी का स्तर कितना था, तो 21.9% है। इसके बाद आपकी जो अंतिम आती है सी रंगराजन समिति आती है, इस पे भारत में गरीब 29.5 थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गरीबी बढ़ गई थी। ठीक है, इसका गरीबी की संस्कृति का विचार जो है आस्कर लुईस के द्वारा है जो किया गया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना। आय की विषमता का मापन कैसे किया जाता है, तो लॉरेंज वक्र के द्वारा है जो कि किया जाता है। इसके बाद है निर्धनता का दुष्चक्र, इसकी अवधारणा किसने पेश की, तो रैगनर नक्शे के द्वारा ये पेश की गई थी, और इनकी पुस्तक थी 1953 में, कौन सी, तो प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ये आपके शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसका पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। इसका पहले प्राइवेट रहती है, इसके बाद इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण 30 जनवरी 1992 को। मुख्यालय मुंबई में है। इसके देखिए प्रवर्तक कंपनियों की बात करें तो आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई। ठीक है, पूंजी बाजार का नियमन करना इसका प्रमुखतः कार्य है। म्यूचुअल फंड वगैरह जो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सब का रेगुलेटर आपका सेबी ही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो इसका स्थापना और ध्यान दीजिएगा 1875 में स्थापित किया जाता है, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मुंबई के दलाल स्ट्रीट में ये स्थित है। इस पे बॉम्बे में ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे का
जो आपका सेंसेक्स है, सेंसेक्स इसके अंतर्गत आता है। तो सेंसेक्स में आपकी 30 बड़ी कंपनियां हैं जो कि इनमें दिखाता है, जिससे ये चलता है, ठीक है। टॉप 30 कंपनियां आती हैं। इसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका सरकारी एक्सचेंज है, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना 1992 में की जाती है, जब आपके एलपीजी रिफॉर्म हो जाते हैं, इसके बाद ये स्थापित होती है और फिरवानी समिति की सिफारिशों पर होती है। इस पे इसका जो मापक है वो निफ्टी 50 है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इसके अंतर्गत टॉप 50 कंपनियां हैं जिनके शेयर को ये प्रदर्शित करता है। देखिए न्यूयॉर्क का क्या है, तो डॉय जोन्स है। मुंबई सेंसेक्स है, मुंबई में सेंसेक्स है, निफ्टी है, डॉलेक्स है। जापान का आपका क्या है शेयर मार्केट सूचकांक, तो ये है निक्की है, ध्यान दीजिएगा। हांगकांग का हांगसेंग है। चीन का संघाई कॉम है। जर्मनी का मिड टेक्स है। सिंगापुर का सीमेक्स और स्टेट्स है, टाइम्स है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नॉस्डेक। तो यूएसए के दो हैं, एक तो नॉस्डेक, एक डॉय जोन्स है, ठीक है। प्रमुख वित्तीय समितियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नरसिम्हन समिति, ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। जिनमें टिक लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। नचिकेत मोर समिति, ध्यान दीजिएगा, निम्न आय वाले परिवार और छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु के लिए है ये। इसके बाद देखिए ए घोष समिति की बात करें तो ये बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के सुझाव के लिए थी। वाई रेड्डी समिति की बात करें, ये आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए थी ये। इसको देखिए एनके सिंह समिति, ध्यान दीजिए, ये एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। रंगराजन समिति इंपॉर्टेंट है, ये विनिवेश है यानी डिस इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसके संबंधित थी। इसके बाद देखिए आपके लिए केलकर समिति इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसका आकलन और जो टैक्स पर सुझाव देने के लिए बनी थी, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम देख लेते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट होती है और इसी के निरीक्षण के लिए ही आपकी बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनाई जाती है, इसी का निरीक्षण करने के लिए बनती है, जो कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बनी थी। इसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, तो 1882 में थी। इंदिरा आवास योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 1985 में, इसमें SC ST और BPL परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके बाद देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे हम मिड डे मील नाम से भी जानते हैं, जिसका 2021 में नाम बदल दिया गया था, PM पोषण अभियान कर दिया गया था। 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट होती है। 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर में भोजन मुफ्त दिया जाता है। इसको देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1998 में, और इसे 2026-27 तक वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। किसानों को रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है और 3 लाख तक का ऋण मिनिमम ब्याज पर देने की बात कही गई है, ठीक। इसके बाद देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो सन 2000 में आती है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अंत्योदय अन्य योजना 25 दिसंबर 2000 को आती है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन 2000 में आती है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी, ठीक। इसको देखिए मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहले नरेगा नाम रहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी, इसमें नाम दो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसका स्टार्ट कब से होती है, 2 फरवरी 2005 में एक्ट बनता है, 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट होती है। इसके अंतर्गत 100 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार देने की बात कही गई थी अकुशल श्रमिकों को, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को आती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2008 को आती है, जिसमें BPL परिवारों को 30,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014 को आती है। ये कमजोर वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिए जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने से संबंधित है। मेक इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सितंबर 2014 को आती है, और इसका अभी देखिए इसके 10 साल पूरे हुए, ये चीज भी आपको ध्यान देना, 10 ईयर जो कि हैं पूरे हुए हैं इसके। देश के विनिर्माण हब बनाने की बात की गई है। इसके बाद देखिए स्टैंड अप इंडिया भी आपकी आई थी, तो वो आपके SC ST और महिलाओं को सशक्त करने से संबंधित थी। स्वच्छ भारत अभियान, ध्यान दीजिए, 2 अक्टूबर 2014 को आती है। 2 अक्टूबर 2019 को देश को खुले से शौच यानी ODF फ्री है, जो कि बनाने की बात कही गई थी 2019 तक। मिशन इंद्रधनुष मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 दिसंबर 2014 को आती है। इसमें 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं में निःशुल्क टीकाकरण से संबंधित थी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 को आती है। इसके अंतर्गत बाल लिंग अनुपात को बढ़ाने की बात की गई थी और लैंगिक असमानता को कम करने की बात कही गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 22 जनवरी 2015 को आती है ये। 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक या डाकघर में बचत खाता खोलने की बात कही गई थी और इसमें 1.5 लाख रुपए, ये राशि भी ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर सरकार उच्च दर पर ब्याज देने का काम करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो 19 फरवरी 2015 में आती है, सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत मृदा की क्वालिटी चेक करने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के अंतर्गत आपके शिशु लोन, तरुण लोन, ये सब लोन आते हैं। 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। 8 अप्रैल 2015 को आती है। छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की बात कही गई थी, ठीक। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, 18 से 70 वर्ष की उम्र के लिए थी। प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष मिनिमम है। 9 मई 2015 को आती है। दुर्घटना से यदि मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है, ठीक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है और इसका प्रीमियम ध्यान दीजिए 436 रुपए प्रति वर्ष है। 9 मई 2015 को आती है ये। दुर्घटना से या मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु दोनों ही दिशा में आपके बीमा धारक को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ध्यान दीजिएगा, शहरी 25 जून 2015 को आती है। स्मार्ट सिटी योजना आपकी आती है 25 जून 2015 को, ध्यान दीजिएगा। देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। अब स्मार्ट हुए हैं शहर या नहीं हुए ये तो पता नहीं, आप लोग जरूर बताइए यदि आपके यहाँ स्मार्ट हुए हैं शहर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी 2016 को आती है। इस पे देखिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की बात कही गई थी। इसके बाद देखिए स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अप्रैल 2016 को आई थी। इसमें SC ST महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आती है। BPL महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को आती है। इसमें किसानों को देखिए फसल बीमा दिया गया था, इस पे ध्यान दीजिएगा। खरीफ फसलों पर 2% है प्रीमियम, रबी फसलों पर 1.5% और बागवानी फसलों पर 5% है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो 20 नवंबर 2016 को आती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो 1 जुलाई 2015 को आती है। इसके बाद है सौभाग्य योजना, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो ये 25 दिसंबर 2017 को आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की बात कही गई है इसमें। भारतमाला योजना की बात करें तो अक्टूबर 2017 में आती है। देश में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात इसमें कही गई थी। आयुष्मान भारत योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर 2018 को आती है। इस पे देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने की बात कही गई है, ठीक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान, ये 24 फरवरी 2019 को आती है। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने की बात कही गई है और 3 किस्तों पर देने की बात कही गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्वामित्व योजना कब आती है तो 24 अप्रैल 2020 में आती है। गांवों की भूमि का मानचित्रण और घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने की बात कही गई है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। PM श्री स्कूल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सितंबर 2022 को आती है। ये देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है इसमें। तो दोस्तों ये आपका इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से जो आपके रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।